Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear for class, let's start our today's lecture. So open your books. प्यारे बच्चों, हमने यूनिट नंबर 8 हीट स्टार्ट किया था। हीट में हमने मैटर के बारे में पढ़ा थोड़ा सा कि मैटर जो है वो एटम्स के साथ मिलता है और किस तरह उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। फिर हमने इसमें एक बात पढ़ी थी कि टेम्परेचर और हीट जिसको हम आमतौर पर एक ही चीज़ समझते हैं वो एक चीज़ नहीं है। इस चीज़ को हमने प्रूफ भी किया रीडिंग के साथ। हमने इसके बारे में डिटेल्स पढ़ी तो हमें पता चला कि वाकई टेम्परेचर एक अलहदा चीज़ है और हीट एक अलहदा चीज़ है। तो बेटा अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रीडिंग का। When you take out an ice cube from the freezer, जब आप फ्रीज़र में से एक आइस क्यूब निकालते हैं, what happens to it? तो इसके साथ क्या होता है? जब हम एक आइस क्यूब जो कि फ्रीज़र में रख के जमा हुआ है उसको बाहर निकाल कर रख देते हैं तो उसके साथ क्या होता है बेटा? ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इट ग्रेजुअली मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। वो जो पानी हमने भर के रखा था आइस क्यूब ट्रे में वो लिक्विड फॉर्म में था। जब टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है ना, टेम्परेचर कम होता है फ्रीज़र वाले पोर्शन में, तो कम टेम्परेचर पे क्या हुआ कि एक टाइम के बाद वो जम के आइस क्यूब की शेप इख्तियार कर गया। अब आइस क्यूब जब बना तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो सॉलिड स्टेट में आ गया। अब हमने उस आइस क्यूब को फ्रीज़र से बाहर निकाल कर रखा तो वो मेल्ट होना शुरू हो गया और अगेन लिक्विड स्टेट में वापस आ गया। वाई डज़ इट हैपन? ये ऐसा क्यों हुआ? सिंस द एयर अराउंड द आइस क्यूब इज़ वार्मर। क्योंकि आइस क्यूब के इर्द गिर्द की जो हवा थी वो गर्म थी, उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर था जो फ्रीज़र में था। एंड हीट फ्लोज फ्रॉम वार्मर टू कूलर ऑब्जेक्ट। और हमने पीछे पढ़ा था कि हीट जो है वो गर्म हिस्से से गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ मूव करती है। जिस तरह हमने वो चम्मच वाला पढ़ा था कि अगर हम बॉइलिंग वाटर के अंदर चम्मच को रख देंगे, स्टील का चम्मच होगा मेटल का, तो उसका पहले अंदर वाला हिस्सा गर्म होगा लेकिन थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा चम्मच जो है वो गर्म हो जाएगा। इट मीन्स कि हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर टू कूलर। इसी वजह से जब हवा जो है वो गर्म उस पर असरअंदाज हुई तो क्या हुआ? उसने सारे आइस क्यूब को मेल्ट कर दिया। ठीक है, इट मेल्ट्स द आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो गया। अब यहाँ देखिए, व्हेन बटर इज़ हीटेड इट मेल्ट्स। इसी तरह से जब हम बटर को हीट करते हैं तो वो भी मेल्ट हो जाता है और ऑयल बन जाता है। हीट कैन मेल्ट सॉलिड्स। हीट जो है वो ठोस अशिया को मेल्ट कर सकती है। हीट कैन एवेपोरेट लिक्विड्स। अगर लिक्विड फॉर्म है तो हीट देने से क्या होगा? वो बुखारात बनना शुरू हो जाएंगे। जब पानी उबलता है तो उसमें से भाप निकलती है ना, या कोई भी चीज़ पक रही होती है तो भाप निकलती है। वो भाप क्या है? वो भाप इसलिए बनती है कि पानी जो है वो एवेपोरेट हो रहा होता है। हीट इज़ मेजर्ड इन जोल्स। हीट को जोल्स में मेजर किया जाता है। जोल्स अब क्या है? जोल बेटा मेजरमेंट का यूनिट है। कैसे? जिस तरह से हम कहते हैं 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध, ठीक है, हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ पेज कि 1 सेंटीमीटर का पेज ले लेंगे, हम कहते हैं कि 1 मीटर ऑफ स्ट्रिंग। हम ऐसा तो नहीं कहते ना कि 1 मीटर मिल्क या 1 लीटर स्ट्रिंग या पेज, ठीक है ना। हमें पता है कि ये यूनिट्स हैं, हम इनको ऐसे यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हीट किस में मेजर की जाएगी? जोल्स में मेजर की जाएगी। ठीक है बेटा, साथ ही हम अपना कॉन्सेप्ट चेक देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। ये तो मेरे बच्चों को फटाफट पता है, हमने कल ही तो पढ़ा था इसके बारे में। यस, दिस इज़ टेम्परेचर। नंबर 2, डैश इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। इसके बारे में भी हमें पता है। हीट, ठीक है, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट चेक था। बेटा देखिए, मैंने टेम्परेचर और हीट दोनों के जो फर्स्ट लेटर्स है वो कैपिटल लिखे हैं। क्यों कैपिटल लिखे हैं?
इसलिए कि ये दोनों वर्ड सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ रहे हैं। और ये रूल मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्लैंक्स को फिल करते हैं और अगर कोई ब्लैंक सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ रही होगी तो हम उसका फर्स्ट लेटर बड़ा लिखेंगे, चाहे वो जो वर्ड हमें गिवन होते हैं उनका फर्स्ट लेटर बड़ा हो चाहे ना हो। हमने खुद इस चीज़ को देखना है कि अगर फर्स्ट में आ रहा है, स्टार्ट में आ रहा है, तो हमने फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है। लेकिन अगर मिडल ऑफ सेंटेंस आ रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, हमने उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। ठीक है बेटा, कल हम थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर क्या है और क्या किस तरह से यूज़ होता है और इसके स्केल्स क्या हैं। ठीक है बेटा, कल तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करेंगे। शाबाश। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको याद है कि हमने हमारी नज़म परिंदे की फरियाद के कल इमला के अल्फाज किए थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके सवालात और जवाबात करेंगे। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे। शाबाश, जल्दी से। हाँ जी प्यारे बच्चों, कॉपी पर शुरू करने से पहले मैं अपने सब बच्चों को एक बात याद करवाना चाहूँगी कि प्यारे बच्चों, आप सब ने जो कल हमने मिला के अल्फाज किए थे उन सब का होमवर्क किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब प्यारे बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा और टाइटल पेज भी बनाया होगा। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम हमारा क्लास वर्क शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉपी वर्क के लिए हम क्या करते हैं, डेट मैनेज करते हैं। और डेट क्या है, 25 जून 2020। उसके बाद बेटा हम दिन लिखेंगे जुमेरात। उसके बाद हम लिखेंगे नज़म, और नज़म का नाम परिंदे की फरियाद। फिर हम लिखेंगे उन्वान, और उन्वान क्या है बेटा, सवालात जवाबात। अब हमारे सवालात जवाबात देख लेते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 है, परिंदे ने खुद को बदनसीब क्यों कहा। परिंदे ने खुद को बदनसीब क्यों कहा, वो अपनी किस्मत पर अफसरदा क्यों था, वो क्यों रोता था अपनी किस्मत पर। इसका हम जवाब पढ़ लेते हैं। परिंदा अपने घर और साथियों के लिए तरस रहा था, इसलिए उसने खुद को बदनसीब कहा। बेटा, वो अपने परिंदे जो उसके साथी थे और जो उसका घर था उसको वो बहुत ज़्यादा याद आता था, और वो वहाँ जाने के लिए बहुत बेचैन था, लेकिन वो मजबूर था, वो जा नहीं सकता था। उसको उनकी बहुत याद आती थी और वो खुद को इसलिए बदनसीब कहता था। वो अपनी किस्मत पर इसलिए रोता था कि मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे याद तो सब आते हैं, मुझे उनसे प्यार भी है, और वो मेरे वतन में मेरे यानी कि घर के पास ही वो मौजूद भी हैं, लेकिन मैं उनके पास जा नहीं सकता, इसलिए वो खुद को बदनसीब कहता था। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ लेते हैं इसका जवाब। परिंदा अपने घर और साथियों के लिए तरस रहा था, इसलिए उसने खुद को बदनसीब कहा। तरस रहा था यानी कि उनसे मिलने के लिए तड़प रहा था। परिंदा अपने घर और साथियों के लिए तरस रहा था, इसलिए उसने खुद को बदनसीब कहा। सवाल नंबर 2, किसकी सदाएं परिंदे के कफस में नहीं आती। कि किसकी सदाएं जो हैं वो परिंदे के पिंजरे में नहीं आती। जवाब है इसका, उसके साथियों की सदाएं परिंदे के कफस में नहीं आती। क्या है कि उसके साथियों की आवाज़ें जो हैं वो उसके पिंजरे में नहीं आती। उसके साथियों की सदाएं उसके कफस में नहीं आती। ठीक है बेटा, ये हमारे सवालात जवाबात हैं, इनको हम एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 1, परिंदे ने खुद को बदनसीब क्यों कहा। जवाब, परिंदा अपने घर और साथियों के लिए तरस रहा था, इसलिए उसने खुद को बदनसीब कहा। सवाल नंबर 2, किसकी सदाएं परिंदे के कफस में नहीं आती। जवाब, इसके साथियों की सदाएं परिंदे के कफस में नहीं आती। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे सवालात और जवाबात हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इनको ज़बानी लिखना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। और मेरे सब प्यारे बच्चों ने अपनी गुड राइटिंग में अपनी नोटबुक पर इसका होमवर्क भी डन करना है, इसका होमवर्क भी करना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें, मम्मा पापा को तंग नहीं करें, उनके साथ उनके काम में हाथ बटाएं और उनका ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। ठीक है बेटा,
और अपनी पढ़ाई पर खूब तवज्जो दें। अल्लाह हाफिज़। Warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज ये टुडे? डे इज थर्सडे। आपने इस साइड पे थर्सडे राइट करना है, दूसरी साइड पे आपने डेट राइट करनी है 25 जून 2020। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपने जो हमारे पास ब्लैंक्स है आपने इनको फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर आंसर इनमें राइट करने हैं। ए पार्ट हमारे पास है 2/7 प्लस 1/7। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है इज इक्वल टू -7 प्लस -7। सेटिस्फाइड द कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब आपने बताना है कम्युनिकेटिव लॉ होता क्या है। कम्युनिकेटिव लॉ होता है आपके पास फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों को ऐड किया गया है। ठीक है, पहले फर्स्ट वैल्यू है फिर सेकंड वैल्यू है। जब हम आंसर राइट करते हैं तो सबसे पहले हम सेकंड वैल्यू राइट करते हैं फिर फर्स्ट वैल्यू राइट करते हैं। ठीक है, क्या आप लोगों ने क्या करना है, कम्युनिकेटिव लॉ में हमेशा एक बात याद रखनी है। हमारे पास देखिए ये वाली वैल्यू थी 2/7 प्लस 1/7। ठीक है, आप ये यूँ याद कर ले कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ठीक है, ए प्लस बी किसके बराबर होता है? बी प्लस ए के। ठीक है, इस तरह से अगर आप याद रख लेंगे ना तो आपके लिए ईजी होगा। हमारे पास ए में ए की वैल्यू क्या थी? 2/7, बी की वैल्यू क्या थी? 1/7। ठीक है, अब हमारे पास पहले यहाँ पे बी है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/7, यानी यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा 1/7 और उसके बाद आएगा ए की वैल्यू क्या थी? 2/7, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/7। यानी आपने हमेशा याद रखना है कि ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम किस तरह से राइट करेंगे? अब हमारे पास ये था ए, ये था बी। ठीक है, हमने पहले यहाँ पे क्या राइट करना है? बी फिर ए, यानी ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी 1/7 प्लस 2/7। ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। उसके बाद बी पार्ट हमारे पास है द सम ऑफ 9/13 एंड 4/13 इज इक्वल टू। हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन था यहाँ पे 9/13 एंड प्लस 4/13। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को जब सोल्व किया, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यू को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। हमने 9 और 4 को ऐड किया, हमारे पास आ गया 13। नीचे हमारे पास 13 था, 13/13, तो ये 13 इस 13 से कैंसिल हो गया। 13 1 जा 13, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? आंसर हमारे पास आ गया है 1। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1। हम उसे बुक पे राइट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास सी पार्ट है अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है 4/5 प्लस 3/5 प्लस 11/5। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये किसकी है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास ब्रैकेट में है। हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, 4/5, 7/5, 11/5। 3 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ ब्रैकेट में हैं। ठीक है, जब हम सेकंड राइट करेंगे तो सेकंड वाली हमारे पास 2 वैल्यूज जो होंगी लास्ट वाली वो ब्रैकेट्स में आ जाएंगी। ठीक है, यूँ समझ लें आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब हम आपके पास ए और बी जो है वो ब्रैकेट में है, सी आपके पास ब्रैकेट में नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे राइट करेंगे हम ए को वैसे छोड़ देंगे, बी और सी को हमने ब्रैकेट में राइट करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा दे किस तरह से राइट करना है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, हमारे पास था 3 वैल्यूज़ थी 4/5, 7/5 और 11/5। ठीक है, और ये कौन सा लॉ था? एसोसिएटिव लॉ है ऑफ एडिशन का। ठीक है, अब आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है ये ए है, सेकंड वैल्यू आपके पास है बी, थर्ड वैल्यू आपके पास सी। इसी तरह से आपने यहाँ पे भी ये वैल्यूज़ राइट कर ली, ए बी और सी सेम, ये ऐसे ही आपने राइट करनी है। अब जो फर्स्ट वैल्यू हमने सॉल्व जैसे करना है, अब हमने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले
ए और बी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में सी को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब दूसरी साइड पे हम जाते हैं तब हम इसमें सबसे पहले बी और सी को सॉल्व करते हैं, फिर हम ए को सॉल्व करते हैं। यानी आपके पास जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं ये ब्रैकेट में होंगी, ठीक है, इस तरह से ये 2 ब्रैकेट में आप इसे राइट करेंगे। और आपको पता है हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने इन 2 वैल्यूज़ को ब्रैकेट में राइट किया, इसे नहीं किया। यहाँ पे हमने क्या करना है, इन 2 वैल्यूज़ को ब्रैकेट में राइट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे इन 2 वैल्यूज़ को ब्रैकेट में राइट किया। सेम आपके पास क्वेश्चन सेम है, ठीक है, a + b + c = a + b + c। लेकिन आपने क्या करना है, पहले a + b को ब्रैकेट में सॉल्व करना है, फिर लास्ट में c से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपने a को लास्ट में सॉल्व करना है, पहले b और c को सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसे a के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। ये लॉ है एसोसिएटिव लॉ, आपने इसे अच्छी तरह से याद रख लेना है, ठीक है बेटा। अब हम इसे यहाँ पे बुक पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमने इसे राइट कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट 2 वैल्यूज़ ब्रैकेट में थी, यहाँ पे लास्ट 2 वैल्यूज़ ब्रैकेट में है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास डी पार्ट है 15/22 - 5/11। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने क्वेश्चन को राइट करिए 5/22 - 5/11। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। यहाँ पे हमारे पास 22 है, यहाँ पे हमारे पास है 11, ठीक है। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है 22 और 11 का, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है 22 और 11 का। पहले हमने 11 पे किया, 11 2 = 22, फिर 11 1 = 11, ठीक है। फिर हमने 2 पे किया, 2 1 = 2। अब हमारे पास बाहर कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं, 11 और 2। आपने क्या किया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 11 2 = 22। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 22। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 22 है, हम इसे चेंज नहीं करेंगे, इसे वैसे का वैसे ही राइट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 11 है, तो हम क्या करेंगे, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 2 से। देखिए हमने यहाँ पे 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास आया था 22। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया 15/22, वैसे ही हमने नीचे उतार लिया, -5/11। आपने 11 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 22। अब नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब 15/22 वैसे हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से। 5 2 = 10, 11 2 = 22, ठीक है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने राइट कर लिया 15/22, वैसे का वैसे माइनस का साइन लगाया, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 5 2 = 10, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 11 2 = 22। अब हमने क्या करना है, हमारे डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गया, तो हम इजीली इसे माइनस कर सकते हैं। 15 में से हमने 10 को निकाला, हमारे पास रह गया 5, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या था, 22, 5/22 इसका आंसर है। इसे हम बुक पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बुक पे राइट कर लिया है। अब हमारे पास ई पार्ट है 4 होल 1/4 + 3 होल 1/3, ठीक है। हमने इसे ऐड करना है, इसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर लिया 4 होल 1/4 + 3 होल 1/3। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 3 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ हमने एलसीएम लिया है, नीचे हमारे पास क्या था, 4 और 3, हमने दोनों को अंदर रखा। सबसे पहले 3 पे किया, 3 1 = 3, उसके बाद हमने किया 2 पे, 2 2 = 4, फिर हमने 2 पे किया, 2 1 = 2, ठीक है। हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ गई, 3 2 और 2। आपने तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 = 6, 6 2 = 12। हमारे पास क्या आ गया, 12 एलसीएम आ गया। अब हमने यहाँ पे भी 12 बनाना है और यहाँ पे भी हमने 12 बनाना है, ठीक है। 4 को आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 12 आए। तो 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 3 = 12, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 3 है, आपने 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 12 आ जाए। 3 4 = 12, यानी आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, आपने 4 जो बाहर था उसे वैसे वैसे राइट कर लिया। 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना था, 3 से,
4 3 ज़ा 12। अब नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है ऊपर भी आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। प्लस 3 हमने ये वैसे का वैसे राइट किया। अब 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना था कि 12 बाय हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12। अब नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमने ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमने क्या करना है, ये 4 वैसे का वैसे राइट कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर लिया। 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12। अब बाहर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं कौन सी हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 4 और 3 कितने होते हैं, 7। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 7 राइट कर लिया। अब ये वाली जो वैल्यू हमारे पास थी जो फ्रैक्शन में है 3/12, यहाँ पे है 4/12। अब 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं। 3 और 4 कितने होते हैं, 7। नीचे हमारे पास क्या है, 12। हम यहाँ पे 12 राइट कर लेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7 होल 7/12, ठीक है। हम इसे बुक पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये आंसर यहाँ पे राइट कर लिया, 7 होल 7/12। बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको खुद घर में सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, अपनी बुक पे खुद सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum for class. How are you students? I hope you all are fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is The Young Writer. For class now we start our reading to complete our unit. यहाँ तक हम अपनी रीडिंग जो है वो कर चुके हैं। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे होस्ट से। होस्ट, माशाल्लाह दैट्स ग्रेट। माशाल्लाह मेज़बान जो वो कह रहे हैं दैट्स ग्रेट, ये बहुत ही अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। डिड यू एवर इमेजिन सच फेम, डिड यू एवर इमेजिन, क्या आपने इमेजिन मीन तसव्वुर करना, क्या आपने कभी तसव्वुर किया था या ख्याल किया था, सच फेम, फेम मीन्स शोहरत, एंड सक्सेस, सक्सेस मीन कामयाबी, क्या आपको कभी शोहरत और कामयाबी मिलेगी। फैज़ान, इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ये एक ख्वाब की तरह है, कम्स ट्रू जो पूरा हुआ है। आई वॉज वेरी डिटरमाइंड टू फुलफिल माई एम्बिशन, डिटरमाइंड मीन डट जाना, आई वॉज वेरी डिटरमाइंड, मैं डट गया, टू फुलफिल माई एम्बिशन, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। एम्बिशन मीन मकसद, AMMBIBMB TION एम्बिशन, एम्बिशन मीन मकसद। एंड इन दिस रिगार्ड आई थैंक्स अल्लाह फॉर हेल्पिंग मी इन एवरी स्टेप, वो कह रहे हैं कि मैं जो आई वॉज वेरी डिटरमाइंड, मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए डट गया। एंड इन दिस रिगार्ड, और इसके रिगार्ड में इन दिस आई थैंक्स अल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, फॉर हेल्पिंग मी, कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, इन एवरी स्टेप, हर कदम पर, कि अल्लाह ताला ने मेरी हर कदम पर मदद की। कि यहाँ पर फैज़ान जो है वो इस बात को मानता है कि हम जितना मर्ज़ी जो भी काम कर लें, जब तक अल्लाह ताला की मदद नहीं होती हम अब किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। होस्ट, व्हाट आर योर गोल्स फॉर द फ्यूचर, गोल्स मीन्स इरादे, व्हाट आर योर गोल्स, आपके क्या इरादे हैं, फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए। फैज़ान, आई एम वर्किंग ऑन इंस्ट्रूमेंटल किंग्स, मैं काम कर रहा हूँ किंग्स, इंस्ट्रूमेंटल किंग्स, बादशाहों के बारे में ये एक बुक लिख रहे हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ कोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स, कोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट जो इसकी पहली बुक है फैज़ान की, उनका ये दूसरा पार्ट बना रहे हैं जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल किंग्स, जिसमें वो बादशाहों के बारे में राइट करेंगे। होस्ट, बिसाइड्स राइटिंग, इसके बिसाइड्स राइटिंग के अलावा, लिखने के अलावा, व्हाट एल्स डू यू, आप और क्या काम करते हैं। फैज़ान, आई प्ले फुटबॉल ऑन संडे, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ इतवार को। आई आल्सो स्पेंड मीन गुजारना, आई आल्सो स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स ऑन वीकेंड, कि हर हफ्ते के आखिर में मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो टाइम गुजारता हूँ, यानी छुट्टी के दिन अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम गुजारता हूँ। होस्ट, डज यूर राइटिंग अफेक्ट्स योर स्टडीज़, अफेक्ट्स मीन मुतासिर करना, क्या आपके जो आप लिखते हैं उससे आपकी स्टडीज़ जो है मुतासिर होती हैं, क्या आपकी पढ़ाई पर इसका असर होता है। फैज़ान, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आई गिव प्रॉपर टाइम टू माई स्टडीज़, आई गिव देता हूँ प्रॉपर टाइम टू माई स्टडीज़, कि मैं अपनी तालीम को मुकम्मल, पढ़ाई को, तालीम को मुकम्मल जो है प्रॉपर टाइम देता हूँ। आई मैनेज, मैं इंतज़ाम करता हूँ, ऑल द थिंग्स, इंतज़ाम मीन्स अरेंज करना, मैनेज करना,
यानी कि हर काम को उसके वक्त पे करना अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, यानी हर काम के लिए टाइम टेबल बना हो और हर काम अपने अपने वक्त पर करें, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो प्लेइंग हो। तो मैं मैनेज करता हूँ, इंतज़ाम करता हूँ अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल एंड ऑल द थिंग्स साइड बाय साइड, साथ साथ। कहते हैं कि हर काम में साथ साथ करता हूँ। आई नेवर वेस्ट माई टाइम, मैं कभी भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। तो यहाँ पर हमें एक लेसन मिल रहा है कि फैज़ान जो है वो राइटिंग भी करता है, फुटबॉल भी खेलता है, अपने पेरेंट्स को भी टाइम देता है, तो हर काम वो अपने वक्त पर करता है। तो हमें भी उस अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, तो हमें भी अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए ताकि हम अपना काम जो है वक्त पर कर सकें। होस्ट, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कि हम आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत दुआगो हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। प्रीशियस होता है कीमती, कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, कीमती वक्त हमें दिया। सो दिस वाज आवर यंग राइटर फैज़ान असलम। हम ये हमारे थे फैज़ान असलम, जो कि बहुत यंग राइटर हैं, यानी कि मुसन्निफ़ हैं। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अपलाज फॉर हिम। अपलाज कहते हैं दाद तहसीन, किसी को किसी के एजाज़ में, यानी कि रिस्पेक्ट देने के लिए जो दाद दें, रिस्पेक्ट के लिए जो हम दाद दें, वो होती है अपलाज। फॉर हिम एट द ऑडियंस स्टार्ट क्लैपिंग, यानी कि दाद कैसे देना, कि खड़े होकर क्लैपिंग करना। तो जो सॉरी ऑडियंस है, सामीन जो है वो खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे हैं यंग राइटर फैज़ान असलम के लिए। फैज़ान, दैट्स माई प्लेजर टू बी हेयर, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ आया हूँ। आई थैंक फॉर इन्वाइटिंग मी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मुझे दावत देने के लिए। अब हुज़ैफ़ा फेल्ट मोटिवेटेड आफ्टर वॉचिंग द इंटरव्यू। मोटिवेटेड मीन्स मरहूब होना, यानी कि किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होना, आपको बहुत चीज़ पसंद आई, आप भी चाहते हैं कि आप भी वैसे कोई काम है, चाहे कोई चीज़ है, आप भी चाहते हैं जो आपको काम पसंद है आप भी वैसा करना चाहें, यानी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाना, तो उसको मोटिवेटेड कहते हैं, मरहूब होना। आफ्टर वॉचिंग द इंटरव्यू देखने के बाद जो हुज़ैफ़ा है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ है, इंस्पायर हुआ है। ही टर्न ऑफ द टीवी एंड सैड, उसने टीवी बंद किया और कहा कि फादर आई वांट टू बिकम अ स्टोरी बुक राइटर, मैं भी किताब लिखना चाहता हूँ। दैट्स रियली गुड माई सन, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। यू हैव टू वर्क हार्ड टू फुलफिल योर एम्बिशन, कि तुम्हें अपना मकसद पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस, अगर तुम्हें कोई भी रहनुमाई चाहिए और हेल्प और मदद चाहिए। हिज फादर सैड, उसके बाप ने, यानी कि बाबा ने कहा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया फादर बाबा। सैड हुज़ैफ़ा ने कहा, नाउ गो टू स्लीप, अब तुम सो जाओ। इट इज़ गेटिंग लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। इस फादर सैड, उनके बाबा ने कहा। यहाँ तक हमारी रीडिंग जो है 4 क्लास मुकम्मल हुई। आपने अपनी रीडिंग जो है अब इनके मीनिंग्स के साथ मीनिंग्स लर्न करेंगे और फिर रीडिंग करेंगे, अपने मामा को सुनाएंगे, ताकि आपको पता हो कि आप रीडिंग कर रहे हैं उनका मतलब क्या है। अब पीरियड इज़ ओवर, फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।